चलना मुश्किल होता है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। चलना मुश्किल होता है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। पा लेता है मंजिल एक दिन वही, जो कभी हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यम के सर इंस्पिरेशन पर स्वागत करता हूं। एक बात का ध्यान देना दोस्तों, आप वो शख्स हैं जो आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। कहते ना कि आपको कोई समझे या ना समझे तो कभी टेंशन मत लेना मेरे भाई, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी से समझ में नहीं आती, उन्हें पढ़ना पड़ता है। आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो और आपको यहाँ पर उस तरह से अपने आप को बनाना है कि शायद कहीं भी आप रहो दुनिया में आपका नाम हो। तो चलिए आज एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने कवर कर लिया है। और जिन्होंने भी वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लें। बहुत ही मज़ेदार क्लास है और आज की क्लास तो और शानदार होने वाली है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ जानना है कि रिप्रोडक्शन अर्थात जनन या प्रजनन होता क्या है। देखिए, इस संसार में हम देखते हैं कि कोई भी जीव हो उनके समान क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, अर्थात किसी भी जीव में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्या होती है, एक क्षमता होती है। और वही क्षमता क्या कहलाती है, प्रजनन। क्योंकि देखिए, प्रजनन आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि प्रजनन आवश्यक इसलिए होता है ताकि अपनी वो वंशता को बनाए रखें और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करें, अपने वंश को क्या रखें, बनाए रखें। ठीक, इसलिए जनन आवश्यक होता है। तो यहाँ से देखिए, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज यहाँ फिगर दिख रहा है, तो इसमें आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए ये, क्योंकि ये क्लास आज की बहुत शानदार होने वाली है। तो यहाँ से सबसे पहले समझते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है। सबसे अहम भूमिका की बात करें तो टेस्टिस। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो प्रजनन तंत्र में अर्थात जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अर्थात जो पुरुष जनन तंत्र या नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा होता है, तो कौन होता है, वृषण। क्योंकि ध्यान देना, वृषण इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वृषण से ही स्पर्म यानी शुक्राणु यानी सीमन या वीर्य, ठीक, तो वीर्य तो यहाँ पे जनरली बनता है, लेकिन जो शुक्राणु उसमें स्पर्म होते हैं वो कहाँ पर जनरेट होते हैं, वृषण में ही। तो वृषण में एक और हार्मोन्स होता है दोस्तों जिसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब ध्यान से एक एक चीज़ इसमें ध्यान पूर्वक सुनना और देखना। देखिए, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो पूरी जनन प्रक्रिया इसी पर आधारित होती है। ठीक, ध्यान देना। अब जो पुरुषों में लक्षण होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर अर्थात जो प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण होता है, एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होता है। जनरली सब क्या होते हैं कि द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण को ही यहाँ पे किताबों में प्रमुख मानते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। सबसे प्रमुख क्या होता है, एक पुरुष का पुरुष तभी कहलाएगा जब उसके अंतर्गत क्या होगा, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा, अर्थात जो प्राथमिक जनन तंत्र से संबंधित होगा, जिसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक, देखो, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो हमारे अंदर पुरुषत्व को बनाता है। ठीक, ध्यान देना। जैसे क्या होता है कि वृषण, अगर वृषण मनुष्य में काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा, अर्थात जिसे हिजड़ा कहते हैं। ठीक, वो क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा, उसके अंदर जनन की क्षमता ही नहीं रह जाएगी। अक्सर देखो ये क्या होता है, जैसे अक्सर जो जानवर में होते हैं, जैसे बैल कैसे होता है, क्योंकि यही क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन उसमें बन ही नहीं सकता, क्योंकि वृषण जो टेस्टिस होता है उसी को काट कर निकाल देते हैं। ठीक, और जैसे बकरे में हो गया, उसमें भी क्या होता है, टेस्टिस को काट कर निकाल देते हैं। इसी तरह अगर मनुष्यों में भी निकाल दिया जाए तो उसे
ठेठ लैंग्वेज जो देहाती है उसे क्या कहते हैं, हिजड़ा बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान देना, जो प्राइमरी होता है सेक्सुअल कैरेक्टर वो कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। अर्थात ये ध्यान देना इसमें थोड़ा कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में ये पुरुषों में, मेल्स में क्या होता है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या होता है, उससे ये निकलने लगता है। वृषण में ही इसका निर्माण, वृषण के कार्य में भी पूछा जाता है, तो वृषण के कार्य क्या है, सबसे पहले स्पर्म का निर्माण होता है और दूसरा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स बनता है। ध्यान देना, अगर यही हार्मोन्स नहीं बनेगा तो क्या है, वो बेकार। भले ही दाढ़ी मूछ आ जाए, भाई दाढ़ी मूछ आ गई, कंधे चौड़े हो गए, सीने पर छाती पर बाल आ गए, ठीक, आवाज़ में भारीपन आ गया, लेकिन वो पुरुष कहलाएगा? नो। कब तक नहीं कहलाएगा दोस्तों, जब तक कि उसके अंदर अर्थात टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव नहीं हो रहा है, क्योंकि यही तो सेक्स की इच्छा जाहिर करता है। ठीक, यही क्या होता, इसी से हमारे अंदर क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। और आजकल देखा होगा कि आजकल के तो प्राइमरी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें भी बच्चों में क्या होता है, प्यार हो जाता है। ठीक, वो उसका रीज़न यही होता है, वो प्यार कुछ नहीं होता है दोस्तों, प्यार नाम की चीज़ ही कुछ नहीं है। ठीक, वो तो हमने नाम रख दिया कि ये प्यार है। हम जिसे देखते हैं, जिसे पसंद करते हैं, ठीक, उससे बातें करना अच्छा लगता है, वो अक्सर उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, तो वो प्यार का नाम दे देते हैं। लेकिन सब कुछ किया कराया किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के कारण होता है। हमने बताया ना कि इसको निकाल दो, उसके बाद देखो प्यार करता है कैसे, होगा ही नहीं कभी, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई कामोत्तेजना अर्थात इसके अंदर कोई ऐसी इच्छा ही नहीं जाहिर होगी। भले ही दाढ़ी मूछ आ जाए, कितना भी वो क्या हो जाए, एकदम पुरुष बन जाए, लेकिन अगर यही ख़त्म तो पूरा सिस्टम ही ख़त्म। ठीक, तो ध्यान देना, जो यहाँ से ध्यान देना दोस्तों, ये क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। इसके कारण ये प्राथमिक है। ठीक, प्राथमिक में हम ऐसा वृषण को यहाँ पे ये सब नहीं कह सकते हैं कि दाढ़ी आना, मूछ आना, ये सब चीज़ प्राथमिक में हम कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब तक नहीं होगा जब तक कि ये सब विकसित नहीं होंगे। और यही क्या होता है, हमने बताया कि ये 12 से 13 वर्ष की उम्र में ये निकलना प्रारंभ हो जाता है। और तभी से क्या होता है कि बच्चों में अर्थात लड़कों में तभी से क्या होता है दोस्तों, उनके अंदर इच्छा होने लगती है। ठीक, उनके अंदर क्या होती है, इच्छा होती है। यही इसके बाद अब आता है कि जो सेकेंडरी आता है, ठीक, जो सेकेंडरी सेक्सुअल यहाँ कैरेक्टर होता है अर्थात द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण, तो वो होता है कि दाढ़ी मूछ का उगना, कंधे चौड़े होना, ठीक, वक्षस्थ अर्थात सीने या छाती में बाल का उगना, जघन में या जांघ में बाल का उगना, ठीक, ऐसा होता है। उसके बाद आवाज़ में भारीपन, ठीक, ये सारे द्वितीयक हैं, लेकिन उसके पहले ये होता है। ठीक, तो यहाँ से समझ में आ गया। तो देखिए अब वृषण होता क्या है, तो वृषण एक जोड़ी, इसकी संख्या क्या होती है, एक जोड़ी जो टेस्टिस होते हैं एक थैली में बंद होता है। ठीक, जिसे क्या यहाँ पे एक थैली में ये बंद होता है, जिसे वृषण कोष के नाम से जानते हैं। अब वृषण में एक ऊपर ग्रंथिल, ऐसे ग्रंथिल घुंडीदार, उसी में कई बार ऐसे इसी में ग्रंथिल अवस्था में एक कुंडलित आकार में नली यहाँ से निकलती है, जिसे कहा जाता है एपिडिडिमिस अर्थात अधिवृषण कहा जाता है। अधिवृषण से भी टेस्टोस्टेरोन की कुछ मात्रा स्रावित होती है। अब थोड़ा वृषण के कार्य की बात करें तो जो टेस्टिस होता है दोस्तों, टेस्टिस के कार्य की बात करें तो हमने बताया कि यहाँ से सबसे पहले स्पर्म निकलता है, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स, ये इसके यही दो प्रमुख कार्य हैं यहाँ से। ठीक, अब आता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वृषण होता है वो शरीर के बाहर ही क्यों होता है, अर्थात जो एक थैली होती है उसी में क्या होता है, शरीर के बाहर ही क्यों होता है, वो हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं होता है। तो इसका एक लॉजिक है दोस्तों, जो स्पर्म का निर्माण होता है, ध्यान देना, जो स्पर्म का निर्माण होता है दोस्तों, वो स्पर्म क्या होता है, उसे बनने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री तापमान उसे कम चाहिए।
ठीक, क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है और उस तापमान में शुक्राणु क्या होंगे, बनेंगे ही नहीं, और जो बनेंगे ही वो तुरंत क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, आप कोई भी जीव देखिए, कोई भी क्या होता है, जो मेल होते हैं अर्थात जो पुरुष वर्ग में होते हैं, उनका जो वृषण होता है वो कोष्ठ में एक थैली में वो उदर गुहा के बाहर ही क्या होता है, यहाँ से स्थित होता है। ठीक, तो स्थित होने का कारण क्या हमने बताया, क्योंकि स्पर्म या शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए ये क्या होता है, शरीर के बाहर रहता है, जिससे बाहर से जो वायु होती है उसके तापमान को बनाए रखती है और शुक्राणु जीवित रहता है। वैसे शुक्राणु का जो जीवन काल वो 20 से 25 मिनट तक ही जीवित रहता है। ठीक, यहाँ पे अब ध्यान देना कि ये तो हो गया वृषण। अब देखिए कि वृषण से एक नलिका जो निकलती है इसे कहा जाता है वैस डिफरेंस। देखो वैस डिफरेंस क्या होता है, ये वृषण से बनने वाले अर्थात टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म को ये ले जा कर के कहाँ पर, ये ले जा कर के सेमिनल वेसिकल अर्थात शुक्राशय में मिलते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यहाँ वृषण में शुक्राणु बनता है, ठीक, और जो शुक्राशय होता है उसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है दोस्तों, जिसे सीमन या वीर्य कहते हैं। ठीक, और वो कहाँ से बनता है, वो प्रोस्टेट ग्रंथि से बनता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या होता है, ये एक तरल और एक विशेष प्रकार का तरल और चिकना पदार्थ बनाता है जिसे वीर्य कहा जाता है, और ये वीर्य कहाँ होता है, इसी शुक्राशय में स्टोर होता है। ठीक, और उसके बाद जब यहाँ से अर्थात वैस डिफरेंस या शुक्रवाहिनी से जो स्पर्म जाता है वो यहीं मिल जाता है। अब देखिए ऐसा होता क्यों, क्योंकि स्पर्म को तैरने के लिए क्या हो जाए, एक तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जो वीर्य होता है अर्थात सीमन होता है, इसी में जो स्पर्म होते हैं, ठीक, इधर देख लेते हैं कि जो स्पर्म होता है ये क्या होते हैं, उसी में तैरते रहते हैं। ठीक, उसी में तैरते रहते हैं। उसमें तैरते हुए क्या होते हैं कि वो इस नली के माध्यम से यहाँ पर अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमने क्या बताया कि टेस्टिस हो गया, फिर ये क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अर्थात प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, और उसके बाद यहाँ पे शुक्राशय, इसमें क्या होता है, स्पर्म आकर के यहीं पर स्टोर होता है। ठीक, और उसके बाद इसके ऊपर एक नली अर्थात ऊपर एक थैली होती है जिसे ब्लैडर कहा जाता है, और ब्लैडर में क्या होता है, इसी में यूरिन अर्थात मूत्र या पेशाब इसी में क्या होता है, रहता है। अब देखिए इसके कार्य, इसके भी प्रमुख कुछ कार्य होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ बनाता है जिसे वीर्य कहा जाता है। दूसरा क्या होता है कि ये क्या होता है, संभोग के दौरान अर्थात सेक्स के दौरान क्या होता है कि ये यहाँ से, एक मिनट, चलिए यहाँ से हमने क्या बताया कि प्रोस्टेट का कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो ये एक विशेष प्रकार का तरल एक पदार्थ का स्राव करता है, और दूसरा क्या होता है कि ये सेक्स के दौरान अर्थात संभोग के दौरान, ठीक, ये या मैथुन के दौरान ये इसकी कपाट को, मूत्राशय की दीवार को बंद कर देता है। ठीक, मूत्राशय की दीवार को बंद कर देता है। और इसका एक कार्य होता है कि जब व्यक्ति जनन करता है अर्थात संभोग करता है या सेक्स करता है, तो ये क्या करते हैं, वीर्य को तेजी से बहने के लिए वो प्रेरित करता है, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है और साइट्रिक एसिड होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, शुक्राणुओं को तेजी से प्रेशर देते हैं आगे बढ़ने के लिए, ताकि क्या हो जाए, शुक्राणु पूरी तरह से ये जो अर्थात फीमेल की वजाइना में अंदर प्रवेश करके वो कहाँ पे, उनके अंदर अर्थात जो गर्भाशय होता है उसमें प्रवेश कर सके। ठीक, ये कार्य होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का। ठीक, अब उसके बाद समझ लेते हैं कि ये पेनिस क्या होता है। देखिए पेनिस का जो कार्य होता है दोस्तों वो एक माध्यम है। ठीक, पेनिस क्या है, पेनिस एक माध्यम होता है। पेनिस यहाँ पे प्रमुख जनन अंग नहीं होता है। प्रमुख जनन अंग की बात करें तो वो टेस्टिस होता है, जबकि पेनिस क्या होता है, वो शुक्राणुओं को अर्थात शुक्राणुओं को महिलाओं के वजाइना में अर्थात उनके योनि तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक, और उसके बाद इसी माध्यम से क्या होता है, मूत्र भी
बाहर आता है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, जब व्यक्ति जनन करता है, सेक्स करता है, तो उस समय प्रोस्टेट क्या करता है, मूत्र मार्गों को बंद कर देता है ताकि मूत्र वीर्य में ना मिल सके। ठीक, ये इसका कार्य होता है यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद हमने बताया कि ये तो एक ये क्या होता है, एक संकुचन अवस्था में, अर्थात एक पेशी, ठीक, एक पेशी या मांसल संरचना होती है जो क्या करता है, लिंग जिसे कहा जाता है। ठीक, लिंग भी इसी को कहते हैं। और ये क्या करता है, जो महिलाओं के वजाइना में स्पर्म को पहुंचाने का एक कार्य करता है, माध्यम होता है। ठीक, और इससे जो एक नलिका है, ये क्या है, यूरेथ्रा, और जो टेस्टिस से ये एक नलिका निकलती है, टेस्टिस से निकलने वाली नलिका को क्या कहा जाता है, वैस डिफरेंस, अर्थात शुक्र वाहिनी। ये यहाँ पर बनने वाले शुक्राणुओं को ले जाकर के वीर्य में मिलाती है। ठीक, जैसे क्या होता है दोस्तों, और एक चीज़ यही ध्यान देना कि सभी संभोग प्रक्रियाएं प्रजनन तक नहीं, अर्थात प्रेगनेंसी तक क्यों नहीं पहुँचती, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति जनन करता है, प्रजनन करता है लगातार, उसके बाद भी क्या होता है कि जो दंपति होते हैं, अर्थात जो पति पत्नी हैं, वो क्या होते हैं, संतान का सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं। रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है दोस्तों कि जिस समय स्पर्म महिलाओं के गर्भाशय तक पहुंचता है, उसी समय अगर जो ओवरी से क्या, अर्थात ओव्यूल, अर्थात जो अंडाणु होते हैं, वहाँ से दोनों मिलेंगे। जब इधर डिंब और स्पर्म, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने का टाइमिंग एक होता है, तभी वो प्रक्रिया क्या होती है, प्रेगनेंसी तक पहुँचती है। अदरवाइज कितना भी ऐसा हो तो वो संभोग क्या होता है, वो गर्भधारण तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक, और यही ध्यान देना कि सारा का सारा सिस्टम क्या है दोस्तों, टेस्टिस। हम बार बार इसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो पुरुष नसबंदी होती है, पुरुष नसबंदी में क्या होता है, शुक्र वाहिनी को ही काट कर निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि वीर्य तो बनता है, वीर्य निकलता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, अर्थात टेस्टिस से ये जो स्पर्म वहाँ पर वीर्य में नहीं मिल पाता है। तो वीर्य तो बनता है, लेकिन उसमें जब शुक्राणु नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो जनन नहीं कर, अर्थात जनन तो करेगा लेकिन गर्भधारण की संभावना नहीं रहेगी। और एक चीज़ और ध्यान देना, गर्भधारण होने के लिए जो स्पर्म होता है उसकी जो मात्रा होती है वो होती है 7 ml। ठीक, लगभग 7 ml मतलब एक कटोरी, एक जो ढक्कन होती है दवा की उसी, अगर 7 ml स्पर्म है, वीर्य है, ठीक, शुक्राणु है, तभी वो क्या होगा, वो पूरी तरह से गर्भधारण और पूरी तरह से भ्रूण का निर्माण करता है। इसीलिए क्या होता है कि देखो, शादी के 2 साल 3 साल बाद भी क्या होते हैं कि जो अक्सर जो दंपति होते हैं वो संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। रीज़न क्या होता है, क्योंकि अक्सर बाद में जांच करने के बाद जब डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो जांच करने में पता चलता है कि इनके अंदर शुक्राणु की कमी है। तो कमी के कारण ही क्या होता है, ऐसा संभव नहीं होता। तो ध्यान देना, यहाँ पर गर्भधारण के लिए 7 ml, ठीक, 7 ml शुक्राणु रहेंगे, तभी क्या होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है, गर्भधारण हो जाता है। ठीक, तो आज थोड़ा यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपने यहाँ पे समझ लिया। आई होप कि आपको पूरी तरह से ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, थोड़ा कमेंट थोड़ा समझ के, उल्टी सीधी चीज़ें बिल्कुल मत पूछिएगा। ठीक, क्योंकि जान रहे हैं कि कुछ लोग बहुत कलाकार होते हैं ना, वो ज़रूर आके उसमें ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ उल्टा सीधा पूछने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना।